मुख्तसर तौर पर हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की क़यादत और ख़ास आने वाले 2019 के इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, 2019 का इलेक्शन करीब है और मुस्लिम क़यादत बिखरी पड़ी है, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत दरअसल पार्टीशन के बाद जब बंटवारा मुल्क का हुआ तो मुल्की सतह पर तो ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले आज़ादी के मिलने से पहले मुल्की सियादत से जो सियासत थी मुसलमानों की, वो दो हिस्सों में थी। एक वो था तबका जो कांग्रेस और जमीयत उलमा वगैरह के साथ था, और एक वो था जो मुस्लिम लीग के साथ था। तो मुल्की सतह पर यही दो नुमाइंदगी थी। जब बंटवारा हो गया तो अब कांग्रेस तो अपनी जगह पर रही, लेकिन जमीयत उलमा सियासी पार्टी थी नहीं, तो उसका अपना दायरा असर जो है वो सिर्फ वली कामों के लिए रहा, और मुस्लिम लीग कन्फाइन हो गई सिर्फ केरला के अंदर, क्योंकि वहाँ उसका पार्टीशन का असर नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत तमिलनाडु में। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जहन में एक बहुत सवाल आता है बार बार कि अगर जमीयत उलमा हिंद अपने प्लेटफार्म से ऐसी मुस्लिम विंग एक सियासी विंग तश्कील दे दे तो उसमें हर्ज क्या है? देखिए, ये बहुत गलत मसला है। हिंदुस्तान में सिर्फ तनहा मुसलमानों की जमात नहीं, वो तमाम मकतब फ़िक्र को साथ लेकर चले, जैसे उसका सेकुलर एजेंडा है। मकतब फ़िक्र में सब मुसलमान आ जाते हैं। गैर मुस्लिम कौन है जो मुसलमान को अपना लीडर मानने के लिए तैयार है? ये मसला है कि फॉलोइंग वो आपको साथ तो दे देंगे, लेकिन अगर आप लीडर हैं पार्टी के तो गैर मुस्लिम कौन से आएंगे? सिवाय इसके कुछ शेड्यूल कास्ट जो उनकी अपनी कोई पार्टी ना हो, वो तो आ सकते हैं, बाकी नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे देखने में ही आता है कि हिंदुस्तान का एक तबका दलितों को अपने करीब करने की बात करता है, लेकिन जो बड़ी बिरादरियाँ हिंदुस्तान में राजपूत वगैरह, उनको करीब क्यों नहीं करने की बात होती? देखिए, वो उनसे तजुर्बा ये रहा है इन लोगों का, जो लोग सियासत में हैं, कि वो करीब होकर अपनी बिरादरियों को नहीं ला सकते। और दलितों में ये है कि उनकी चूँकि अपनी कोई लीडरशिप नहीं है और उनका एंटी मुस्लिम मिजाज नहीं, खुद बहुत ही दलितों में कुचले रहे हैं, तो उससे उम्मीद करते हैं लोग शायद वो। अच्छा, बार बार बात की जा रही है कि आइन को खतरा है बीजेपी से, तो ऐसा तो हमें नज़र नहीं आता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी से खतरा आइन को इस तरह है कि वो आइन से अपने आप को दिल से उसको मान नहीं रही, न मानती, कभी नहीं माना उसको। पहले वो मजबूर थे, उसके खिलाफ वो बोल सकते थे, अब वो मजबूर है कि उसकी उन्हें शपथ ली, हलफी, तो उसकी मुखालफत नहीं करें। लेकिन ये उनका अपना जहन है कि अक़लियतों को जो हुकूक हमारे दस्तूर में दिए गए हैं वो हुकूक ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की, और जेपी, लेकिन अब मजबूर है कि ये सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला ऐसा हो चुका है 13 जजेस का कि जिसने कह दिया कि ये अक़लियतों को जो हुकूक दिए हैं ये सेकुलरिज्म की बुनियाद है, और सेकुलरिज्म हिंदुस्तान दस्तूर का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हम बात करते हैं मुस्लिम क़यादत की, लेकिन हाल ही में मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया है कि असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का मुस्लिम लीडर बनने की कोशिश ना करें, तो इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस नज़र में ये बात कही, लेकिन ये तो उनका बयान किसी दूसरे के बारे में, मैं नहीं समझता कि किस उसमें उन्होंने दिया है, क्या सोच के दिया है। वो किसी को लीडर बनने से रोक थोड़ा सकता है। अगर किसी में सलाहियत है तो लीडर बनेगा, नहीं सलाहियत है तो लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, बाबरी मस्जिद के हवाले से आप अहम वकील हैं और आप पूरा उस मुकदमे को देखते हैं, क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जो है, कुछ लोग, एक तबका, वो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए तस्लीम ही नहीं है और उससे बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है? देखिए, ये उनका जो कुछ आज बयानबाजी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है ये तो वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर उनको किसी भी सियासी पार्टी के साथ रहना है तो मानना पड़ेगा। सियासी पार्टी कोई हिम्मत नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसका वो इनकार कर दे या सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े बड़े मुस्लिम उलमा को देखा है। मैं हज़रत मौलाना अली बिन नदवी साहब की खुतबत रही है, हज़रत मौलाना असद नदवी साहब को आपने देखा है, तो आप उस वक्त की मुस्लिम क़यादत में और आज की मुस्लिम क़यादत में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये मौलाना जो थे ये मुस्लिम क़यादत इस सेंस में करते थे कि इशूज़ की क़यादत उनके अख्तियार हाथ में, पर्सनल बोर्ड की क़यादत मौलाना अली मियां साहब करवाते थे,
जमीजुलमा हिंद की क़यादत मौलाना असदुल्ला साहब के यहाँ पे थी। तो ये लोग इशूज़ पर मुसलमानों के मसाइल के क़यादत करते थे। सियासी जमातों की क़यादत न कभी मौलाना अली ने की और न मौलाना असदुल्ला साहब ने की। मौलाना असदुल्ला साहब कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कांग्रेस के हर आदमी को सपोर्ट नहीं करते थे, उनका एक स्टैंड था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने हिंदुस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक मिजाज है कि यहाँ हमेशा सियासी लोगों का दबाव रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिम क़यादत उसमें पीछे रह जाती है जब किसी दबाव की बात आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हमेशा इंतज़ामिया जो है वो सियासी क़यादत के मातहत ही हमेशा रहती है। ऐसा वो दबाव तो कबूल करेंगे सियासी पार्टियों में भी और हुकूमत के लोग शामिल लोगों को भी। अब मुसलमानों की चूँकि यूपी में खुद कोई ऐसी जमात कभी नहीं रही, कुछ दिनों के लिए मुस्लिम मजलिस हुक्मरान जमात के साथ थी सन 70 में और 70 से 80 तक। तो उसके एक मिनिस्टर था दिल्ली में, एक यहाँ था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नहीं कर पाया कोई मुस्लिम जमात बतौर जमात के कोलिशन में रही हो। तो जब तक कोलिशन में आप नहीं हैं तब तक जाहिर है कि आपका मैसेज जमात के सर नहीं है, और जब आप कोलिशन में नहीं तो उसके बाद आपका इनफरादी असर है। जैसे आजम खां हैं, बर साहब हैं, अहमद हसन हैं, ये लोग जो लोग वज़ीर रहते हैं या वहाँ पर जिम्मेदार होते हैं कोई, तो उनका असर इनफरादी होता है। उनके इलाकों में या वहाँ जहाँ वो लोग उनको जानते हैं अक्सर उनकी बात सुनते हैं, और जहाँ नहीं जानते हैं या जहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे 2014 के इलेक्शन में हुआ है कि मुस्लिम लीडरों ने बयानबाजी शुरू की तो उससे बीजेपी को फायदा हुआ है, तो अगर 2019 के इलेक्शन में भी इसी तरह बयानबाजी होती रही कोई उधर, तो उसमें ये तो आपको और हमको इस बात की कोशिश करना होगी कि ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे हिंदुओं में कोई रिएक्शन पैदा हो। ये तो हमें और आपको सबको इस पर नज़र रखनी होगी, और अगर कोई बयान अच्छा डॉक्टर देता है साहब, तो उसकी मजम्मत करना होगी। देखिए बात है सेकुलरिज्म की, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म की दावेदार रही है और सोनिया गांधी ने इसको प्रूव भी किया है। तो ये जो सेकुलरिज्म और कट्टरपंथी की जो लड़ाई है हिंदुस्तान में, इसका आगाज़ बहुत लंबे समय से हुआ है, तो क्या ये लड़ाई कम हो जाएगी या बीजेपी अब इस मुद्दे पर जिस पर उसने हिंदू और मुसलमानों को आपस में तकसीम कर दिया और अमन को उससे बहुत नुकसान पहुंचा है, तो आने वाले वक्त तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई और भी बढ़ेगी, अमन की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी के पास जो मुद्दे थे वो उन मुद्दों पर बीजेपी फेल हो गई और वो इम्तियाजी सियासत की बात करेगी। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वही काम करती हैं ये लोग जिस पर इनको अवामी तायद हासिल होती है। अवामी तायद अगर बीजेपी की इस मामले में हट गई, जो उन्होंने जहर फैलाया मुसलमानों के खिलाफ और उनको इलेक्शन में नतीजा ऐसा आया कि उनको वोट कम मिले, तो ये बात उनको जाहिर है कि इसमें अब हिंदू जो है वो इस नफरत की सियासत में आने वाला नहीं है, तो ना वाला वो कोई मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर ऐसा प्लेटफॉर्म तश्कील दें और ऐसी कोशिश करें कि जिससे ये जो तफरुक़ाबाज़ी है, जो इम्तियाज़ात बढ़ते जा रहे हैं, ये कम हो जाए? देखिए, ये तो हमारा बतौर मुसलमान फ़र्ज़ बनता है। हम जो अपने आप को समझते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, उसमें भी हमारा एक मुकाम है। हम तो आए दुनिया में हम काम करने के लिए, हम उस रसूल की उम्मत में हैं कि जो सारे इंसानों का रसूल है। हम सिर्फ मुसलमानों के रसूल तो थे नहीं वो, हम उनके बताए हुए रास्ते से हट गए हैं, भटक गए हैं, तभी तो हम हिंदू हमसे दूर हो गए। हमारी तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुओं को, हर मज़हब के मानने वाले को उससे करीब आएँ और उसको के जहन में जो हमारे बारे में गलत तासुर है वो गलत तासुर दूर करें, अपने किरदार से साबित करें कि हम मोमिनाना सलाहियत रखते हैं और मोमिना किरदार रखते हैं। ये थे आज की इस बेबाक गुफ्तगू में हमारे साथ हिंदुस्तान के सीनियर वकील जनाब ज़फ़र याब जिलानी साहब। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं, और इसी तरह हमारे साथ हैं खानकाह रायपुर के मशहूर आलिम दीन और जानशीन हज़रत शाह अतीक साहब, और इसी तरह दीगर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हूँ फ़तेह मोहम्मद नदवी। अस्सलामु अलैकुम।